गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं ढूंढाड़ का इतिहास। ढूंढाड़ के इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं कछवाहा राजवंश में, उनके संबंध में अपन चर्चाएं कर चुके हैं। एक बात थोड़ा पीछे जाते हैं, बात करते हैं कि जिसे आज हम ढूंढाड़ का शासन कहते हैं, ढूंढाड़ का इतिहास कहते हैं, इसकी प्रारंभिक राजधानी दौसा हुआ करती थी। नरवर जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ के दुले राय ने यहाँ आमेर, दौसा और इसके आसपास के एरिया के बड़गुजर और मीणाओं को पराजित करके इस क्षेत्र पर अधिकार किया था और प्रारंभिक राजधानी दौसा बनाई। उसके पश्चात दूसरी राजधानी बनी रामगढ़, तीसरी राजधानी के रूप में अस्तित्व में आई आमेर, और बहुत लंबे समय तक जयपुर के कछवाहा शासकों की राजधानी आमेर रही। उसके पश्चात सन 1727 में जब सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की, उसके पश्चात कछवाहा शासकों की राजधानी जयपुर रही। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, जब तक देसी रियासतें व्याप्त थी, मौजूद थी, तब तक कछवाहा शासकों की राजधानी जयपुर ही रही। और अब तक के अपन कछवाहा शासकों के इतिहास में सभी महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा कर चुके हैं और आज अपन अंतिम वीडियो के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। आज ढूंढाड़ के इतिहास के संबंध में ये अपना अंतिम वीडियो होगा और उसके पश्चात अगली कड़ी के रूप में राजस्थान के इतिहास के संबंध में अपन बात करेंगे अजमेर के चौहान शासकों के इतिहास के संबंध में। चलिए शुरुआत करते हैं। और आपसे निवेदन, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं आपको ये बात और बतला दूं कि ये जितने भी वीडियो राजस्थान के इतिहास के संबंध में हम चढ़ाते हैं, वो सारे के सारे उन समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में आयोजित की जाती है। और जैसे कि भी हाल ही में रीट संपन्न हुई है, रीट में भी राजस्थान के इतिहास के संबंध में इन वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए लगातार देखते रहिए, आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ढूंढाड़ राज्य का इतिहास। और आज अपन बात करेंगे सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय का जो शासन है अजमेर में, जयपुर में, वो रहा था 1835 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक। काफी लंबा 45 साल तक इन्होंने जयपुर में शासन किया था। 1818 ईस्वी से 1835 ईस्वी के मध्य जयपुर में एक कमजोर शासक सवाई जयसिंह द्वितीय का शासन रहा। यानी कि अभी अपन 1835 से पहले की बात करें, 1818 ईस्वी से 1835 के बीच में जो 17 साल का पीरियड था, इस समय जयपुर की गद्दी पर एक बहुत ही कमजोर शासक बैठे जिनका नाम था सवाई जयसिंह तृतीय। सवाई जयसिंह तृतीय इन्होंने 1818 ईस्वी से 1835 के मध्य एक कमजोर शासक के रूप में जयपुर पर शासन किया, लेकिन प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण आधिपत्य एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल का रहा। यानी कि ये जो कमजोर शासक थे सवाई जयसिंह तृतीय, ये केवल कहने के लिए ही शासक थे, वास्तव में शासन की संपूर्ण बागडोर राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल के हाथ में रहा। एजीजी चूंकि जो देसी रियासतें हुआ करती थी, उन देसी रियासतों के एक बीच में एक मुख्य केंद्र बनाया जाता था और उस केंद्र पर जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, भारत का जीजी गवर्नर जनरल, वो अपना एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करता था जो एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी कहलाता था। हम ये जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इसी समय, ये जो समय था 1818 ईस्वी से 1835 के मध्य, उसी समय जयपुर के ऊपर सवाई जयसिंह तृतीय राजा के रूप में अवश्य बैठे थे, लेकिन वास्तव में प्रशासन की संपूर्ण बागडोर जो थी, प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण जो था, वो एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल का रहा था। जब राम सिंह गद्दी पर बैठे तब वो नाबालिग थे। यानी कि 1835 ईस्वी में जब राम सिंह सवाई जयसिंह तृतीय की मृत्यु के उपरांत जब गद्दी पर बैठे, तब उस समय वो नाबालिग थे। इसलिए
ब्रिटिश सरकार ने एक काउंसिल बनाकर जयपुर का शासन चलाया। हालांकि शासक के रूप में तो राम सिंह को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन चूंकि राम सिंह नाबालिग थे, इसलिए इनका शासन चलाने के लिए, जयपुर का प्रशासन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक काउंसिल बनाया और उस काउंसिल के माध्यम से ही जयपुर का शासन चलाया गया। इनके शासनकाल में जयपुर का प्रशासक एक अंग्रेज अधिकारी जॉन लुडलो को 1844 ईस्वी में बनाया गया। यानी कि जो काउंसिल बनाई गई थी जयपुर के शासन के संचालन के लिए, उस काउंसिल का मुखिया बनाया गया था एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉन लुडलो। ये नाम याद रखिएगा, जॉन लुडलो को जयपुर का प्रशासक बनाया गया 1844 ईस्वी में। चूंकि सवाई राम सिंह नाबालिग थे, इस कारण से प्रशासन का संचालन एक काउंसिल के माध्यम से किया गया और काउंसिल का मुखिया बनाया गया जॉन लुडलो को। इन्हीं के शासनकाल में सामाजिक परिवर्तन हुए, जिनमें मानव के क्रय विक्रय व सती प्रथा पर रोक लगाई गई। ये दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण कुप्रथाएं राजस्थान में व्याप्त थी, सबसे बड़ी सती प्रथा और उसके पश्चात मानव का क्रय विक्रय। हम ये जानते हैं कि 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप सती प्रथा पर भारत में रोक लगाई गई थी। और चूंकि भारत में रोक तो लगा दी गई थी, लेकिन राजस्थान में विशेष रूप से राज्य रजवाड़े होने के कारण से यहाँ पर सती होने के प्रमाण कई बार सामने आते थे और इसी कारण से इस पर कोई भी जो देसी रियासत थी एकदम से इसको समाप्त करने की पहल नहीं कर पाई। और यहाँ पर इस बात का श्रेय दिया जाता है जयपुर में सवाई राम सिंह को। और सवाई राम सिंह ने सती प्रथा, जो बहुत ही कुप्रथा के रूप में थी, उसके ऊपर इन्होंने अपनी रियासत में रोक लगाई थी। और दूसरी महत्वपूर्ण कुप्रथा जिस पर राम सिंह ने रोक लगाई वो थी मानव का क्रय विक्रय। चूंकि अपन और आगे इस बारे में चर्चा भी करेंगे कि जब राजा रजवाड़े जो थे, ठाकुर जो थे, जमींदार जो थे, अपनी बेटी के दहेज में देने के लिए नौकर चाकर, दासियां आदि खरीदते थे, जिनको वो दहेज में अपनी बेटी को दिया करते थे ताकि वो उसके ससुराल में उनका ध्यान रख सके। ये जो दासियां हुआ करते थे, इनको बाजार से खरीदा जाता था या गरीब लोगों को पैसा देकर उनको दास दासी के रूप में बना दिया जाता था और इनका आम प्रचलन था, इनका बाजार भी लगा करता था और इसके कारण से इनको गुलामों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। और इस मानव के क्रय विक्रय को रोकने के लिए पहल की गई सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। तो इन्होंने दो महत्वपूर्ण कुप्रथाओं पर रोक लगाई थी, एक तो मानव का क्रय विक्रय और एक सती प्रथा। इन दोनों पर जयपुर रियासत में रोक लगाने का श्रेय सवाई राम सिंह द्वितीय को जाता है। सामाजिक परिवर्तनों के कारण राम सिंह को याद किया जाता, क्योंकि ये जो दोनों प्रथाएं थी पूरे समाज में बैठी हुई थी, एक सामाजिक प्रचलन था इनका, और इन दोनों कुप्रथाओं को हटाने और समाज में परिवर्तन लाने का श्रेय स्वयं राम सिंह द्वितीय को जाता है। राम सिंह के शासनकाल में ही भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति घटित हुई। 1857 ईस्वी की भारत की ऐतिहासिक क्रांति और उस समय हुई जब स्वयं राम सिंह द्वितीय जयपुर की गद्दी पर बैठे थे। इनका शासनकाल भी 1835 ईस्वी से 1880 ईस्वी है। इसी कारण से 1857 ईस्वी की ऐतिहासिक क्रांति भारत में जब हुई, उस समय जयपुर की गद्दी पर विराजमान थे स्वयं राम सिंह द्वितीय। राम सिंह ने इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। न केवल राम सिंह बल्कि राजस्थान की अधिकांश देसी रियासतों ने, अधिकांश नहीं हम यूं कहेंगे लगभग सभी देसी रियासतों ने इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। और इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वालों में जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय भी थे। हम ये भी जानते हैं कि जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे वो तो इस क्रांति को दबाने के लिए राजस्थान से बाहर पंजाब तक अपनी सेना लेकर भी गए थे। इसलिए अधिकांश देसी रियासतों के शासकों ने इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्रांति में सहयोग के कारण राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली का परगना जागीर के रूप में दिया गया तथा सितार-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। जब राम सिंह द्वितीय ने
इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का समर्थन किया, क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ प्रयास किया। इस कारण से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने स्वाई राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली का परगना जागीर में दिया। उस समय तक कोटपुतली जयपुर रियासत का भाग नहीं हुआ करता था, लेकिन स्वाई राम सिंह को अंग्रेजों ने कोटपुतली जागीर के रूप में प्रदान कर दिया और कोटपुतली जयपुर का भाग बन गया। इसके अलावा स्वाई राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में सहयोग देने के लिए एक उपाधि भी प्रदान की, जिसका नाम था सितार ए हिंद। याद रखिएगा, सितार ए हिंद की उपाधि जयपुर के शासक स्वाई राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। जब 1868 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड पंचम जयपुर आए, तब जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया। आज भी हम जयपुर को गुलाबी नगर, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो पिंक सिटी बनाने का जो श्रेय है वो भी श्रेय दिया जाता स्वाई राम सिंह द्वितीय को। और इसका कारण ये था कि जब 1868 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड पंचम जब जयपुर में आए, तब जयपुर को खूबसूरत दिखाने के लिए और एक जैसा दिखाने के लिए स्वाई राम सिंह द्वितीय ने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। हालांकि हम कहने के लिए वो गुलाबी रंग कहते हैं, पिंक कलर, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो पिंक कलर नहीं है, बल्कि गेरुआ कलर है। फिर भी इसको नाम दिया गया पिंक सिटी या गुलाबी रंग, और इसी कारण से ये शहर भी गुलाबी शहर के नाम से या गुलाबी नगर के नाम से जाना गया। राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पत्रकार स्टैन लेरिड ने अपनी पुस्तक रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में किया। यह तथ्य याद रखिएगा, गुलाबी शहर या पिंक सिटी नाम किसके द्वारा दिया गया था? वो थे ब्रिटेन के पत्रकार स्टैन लेरिड। स्टैन लेरिड ने अपनी पुस्तक और बुक का नाम था रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में जयपुर के लिए सबसे पहले पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया था। इस पिंक सिटी शब्द का प्रयोग करने के पीछे या जयपुर को पिंक सिटी कहने के पीछे भी एक कारण था। देखिएगा, इसको विशेष ये ध्यान दीजिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का वर्णन स्टैन लेरिड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में किया था। यानी कि जो ब्रिटिश पत्रकार थे स्टैन लेरिड, इन्होंने एडवर्ड पंचम की भारत यात्रा का वर्णन करने के लिए एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। और इसमें स्टैन लेरिड ने गेरुआ को अंग्रेजी में पिंक लिखा था। गेरुआ कलर जो था उसको स्टैन लेरिड ने, चूंकि ये बुक अंग्रेजी में लिखी गई थी, इसलिए गेरुआ को उन्होंने अंग्रेजी में पिंक संबोधित किया। अंग्रेजी में किस शब्द को, किस कलर को? गेरुआ कलर को। तथा इस पुस्तक का वापस हिंदी अनुवाद करने पर पिंक का अर्थ गुलाबी निकाला गया था। यानी कि जब ये पुस्तक जो थी स्टैन लेरिड की, कौन सी पुस्तक? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, जब इस पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया, तब पिंक का अर्थ निकाला गया गुलाबी, और इसी कारण से इसका नाम पड़ गया गुलाबी। इसलिए जयपुर का आज भी गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जयपुर का वास्तविक रूप से रंग गेरुआ ही है। अगर अपन जयपुर जाएं और जयपुर की जो इमारतें, जो मौलिक जयपुर है, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ वगैरह, हवा महल वगैरह, आप जब ये देखेंगे तो अगर इसको आप वास्तविक रूप से देखें तो ये पिंक कलर नहीं है। पिंक यानी कि गुलाबी कलर बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये गेरुआ कलर है। लेकिन चूंकि स्टैन लेरिड को गेरुआ कलर, इन्होंने अंग्रेजी में इसको पिंक लिखा, और जब हिंदी में अनुवाद किया गया तो पिंक का हिंदी में अनुवाद हो गया गुलाबी, और इसी कारण से आज भी ये गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, और आज हम इसी को गुलाबी नगर कहते हैं। इसलिए जयपुर का वास्तविक रूप से रंग जो है वो गेरुआ है, न कि पिंक, लेकिन फिर भी ये पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन ने जयपुर को रंगश्री द्वीप की संज्ञा दी है, यानी कि एक उपनाम या एक उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा? भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, खोज की थी, उन्हीं सीवी रमन के द्वारा जयपुर को रंगश्री द्वीप के नाम से संबोधित किया गया था।
राम सिंह के शासनकाल में ही वेल्स के राजकुमार जॉन एल्बर्ट ने 1876 ईस्वी में जयपुर की यात्रा की। पहले आए थे एडवर्ड पंचम और उनके पश्चात वेल्स के, याद रखिएगा ब्रिटेन जो है वो कई द्वीपों से मिलकर बना है और उनमें से एक द्वीप है वेल्स जो ब्रिटेन का ही पार्ट है। और अलग अलग जगह जैसे भारत में देशी रियासतें हुआ करती थी उसी तरह से स्कॉटलैंड में भी, आयरलैंड में भी, वेल्स में भी और ब्रिटेन में भी महाराजाओं का शासन हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। स्कॉटलैंड अलग होने के लिए उसने जन्म संग्रह करवाया था हाल ही में, और आयरलैंड उससे पहले अलग हो गया था। तो ये जो वहाँ पर राजतंत्र था उन्हीं के तहत वेल्स के राजकुमार हुआ करते थे जॉन अल्बर्ट, और जॉन अल्बर्ट ने राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1876 ईस्वी में जयपुर की यात्रा की थी और इन्हीं के द्वारा जयपुर के अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई, जो जयपुर के रामनिवास बाग के ठीक मध्य में स्थित है, जिसमें आज जयपुर का म्यूजियम चलता है, जिसको हम अल्बर्ट हॉल के नाम से भी जानते हैं, सिटी म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। उस अल्बर्ट हॉल की नींव रखने का श्रेय वेल्स के राजकुमार जॉन अल्बर्ट को जाता है। इन्होंने 1876 ईस्वी में अपनी जयपुर यात्रा के दौरान अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी और इसी के कारण से इन्हीं के नाम पर इसको अल्बर्ट हॉल कहा जाता है। अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार सर जेकब था। जेकब ने भारत में कई इमारतों का निर्माण किया था वास्तुकार के रूप में, और इसमें से एक इमारत थी यही जयपुर की अल्बर्ट हॉल। इस अल्बर्ट हॉल के जो वास्तुकार थे सर जेकब थे। इस इमारत के अलावा राम सिंह ने रामनिवास बाग, महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज तथा हुनरी मदरसा को स्थापित किया था। यानी कि राम सिंह के नाम और भी कई जो चीज़ें थी स्थापित करने का श्रेय है। इनमें एक था रामनिवास बाग, जिसके ठीक बीच में अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अल्बर्ट हॉल स्थित है। साइड में आप देखेंगे इधर रविंद्र रंगमंच भी है, और जो चिड़ियाघर है, जू, जयपुर का जू, वो भी यहीं पर स्थापित है। तो ये जो रामनिवास बाग है उसको स्थापित करने का श्रेय भी स्वयं राम सिंह द्वितीय को। इसके अलावा महाराजा कॉलेज, जब आप इधर जयपुर में स्वयं मान सिंह अस्पताल के आगे आएंगे तब एक तरफ महाराजा कॉलेज बनी हुई है और उसके ठीक सामने महारानी कॉलेज बनी हुई है। तो महाराजा कॉलेज की स्थापना करने का श्रेय भी जयपुर के शासक स्वयं राम सिंह द्वितीय को जाता है। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की और हुनरी मदरसा को भी स्थापित किया था। हुनरी मदरसा को ही राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। आज अपन जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं या आर्ट के नाम से जानते हैं, उसका वास्तविक नाम हुनरी मदरसा था और इसकी स्थापना जयपुर के शासक स्वयं राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो ये थे स्वयं राम सिंह द्वितीय। अगले हैं स्वयं माधव सिंह द्वितीय, 1880 से 1922 ईस्वी। स्वयं माधव सिंह द्वितीय अंतिम ऐसे प्रमुख शासक हुए जयपुर के लिए जिनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो इनका शासनकाल रहा था 1880 ईस्वी से 1922 ईस्वी। 1880 ईस्वी में स्वयं राम सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद इनका दत्तक पुत्र माधव सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठा। याद रखिएगा, माधव सिंह द्वितीय स्वयं राम सिंह द्वितीय के सगे पुत्र नहीं थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उनकी मृत्यु के उपरांत उनके जो दत्तक पुत्र थे स्वयं माधव सिंह द्वितीय, उनको उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था और 1880 ईस्वी में इनको गद्दी पर बिठाया गया। स्वयं माधव सिंह प्रथम जो थे जिन्होंने स्वयं माधवपुर कस्बा बसाया था, ईश्वरी सिंह के भाई हुआ करते थे, और स्वयं माधव सिंह द्वितीय ये 1880 में बैठे थे। इनके शासनकाल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जयपुर आए, जिन्हें माधव सिंह ने 5 लाख रुपए दान में दिए थे। हम ये जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी और इसी विश्वविद्यालय के लिए भवन निर्माण के लिए और सुविधाओं के विस्तार के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय भारत में
कई राजा महाराजाओं के पास में गए दान के लिए, ताकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को ठीक तरीके से स्थापित किया जा सके। जब ये जयपुर आए तब सवाई माधो सिंह द्वितीय उस समय जयपुर के शासक हुआ करते थे, तो इन्होंने मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, उनके कामकाज के लिए 5 लाख रुपए दान में दिए थे। राजपूताना में सर्वप्रथम पोस्ट कार्ड एवं डाक टिकटों का प्रचलन 1904 ईस्वी में जयपुर में ही हुआ था, जब सवाई माधो सिंह द्वितीय जयपुर की गद्दी पर विराजमान थे। उन्हीं के शासनकाल में राजपूताने में सर्वप्रथम, यानी कि राजस्थान में सबसे पहले 2 काम हुए थे, एक पोस्ट कार्ड और दूसरा था डाक टिकटों का प्रचलन, और ये काम हुए थे 1904 ईस्वी में। हम यूँ कह सकते हैं कि डाक विभाग की 2 महत्वपूर्ण सेवाएं, जिनमें एक तो पोस्ट कार्ड का प्रचलन और एक डाक टिकट का प्रचलन करने का श्रेय राजस्थान में सबसे पहले जयपुर को जाता है 1904 ईस्वी में। और उस समय जयपुर के शासक हुआ करते थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय इंग्लैंड में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए गए थे, यानी कि जब माधो सिंह द्वितीय जयपुर की गद्दी पर विराजमान थे, उसी समय ब्रिटेन में राज्याभिषेक होना था। उत्तराधिकार के लिए नए शासक को गद्दी संभलाई जानी थी और नए शासक बनने वाले थे एडवर्ड सप्तम, और इनका राज्याभिषेक ब्रिटेन में होना था। और ब्रिटेन में इस राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए माधो सिंह द्वितीय इंग्लैंड गए थे तथा इसके राज्याभिषेक के समय गंगा जल ले जाने के लिए विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के पात्रों का निर्माण करवाया था। सवाई माधो सिंह द्वितीय जब इंग्लैंड जाने वाले थे, तो इंग्लैंड जाने से पहले उन्होंने 2 बड़े चांदी के कलश बनवाए थे, 2 बड़े चांदी के कलश। और इन चांदी के कलश का निर्माण इसलिए किया गया था कि इन कलश में वो गंगा जल भरकर इंग्लैंड ले जाने वाले थे, और एडवर्ड सप्तम जिनका राज्याभिषेक होना था उनको ये भेंट करने वाले थे। ये दोनों चांदी के पात्र वर्तमान में जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। यदि आप सिटी पैलेस, जो जयपुर का राजमहल है, वर्तमान में जयपुर के हृदय में स्थित है, उस सिटी पैलेस में जब आप जाएंगे तब आपको वो दोनों चांदी के कलश वहां पर मौजूद मिलेंगे। और इन कलश का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा गंगा जल ब्रिटेन ले जाने के लिए करवाया गया था। भारत की आजादी के समय एवं राजस्थान के एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय थे। यानी जब भारत आजाद हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947 को, उस समय, और जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, धीरे धीरे राजस्थान के संबंध में विभिन्न संघों का निर्माण हो रहा था, उसी समय एक संगठन बना था राजस्थान के संबंध में, वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949। आप इसके संबंध में मेरा जो वीडियो है राजस्थान का एकीकरण, उसको अच्छी तरह से देखिएगा, पूरा पता चलेगा आपको राजस्थान के एकीकरण के समय कब कब कौन कौन से संगठन बने थे, किस समय क्या क्या प्रक्रियाएं चली थी। तब वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949। और जब ये घटनाक्रम हुए थे, चाहे भारत की आज़ादी हो, चाहे राजस्थान का एकीकरण हो, उस समय जयपुर के शासक हुआ करते थे मानसिंह द्वितीय। मानसिंह प्रथम तो हम जानते हैं उनको अच्छी तरह से, वो सम्राट अकबर के सेनापति हुआ करते थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगलों की सेना का सेनापतित्व किया था। और फिर मानसिंह प्रथम के पश्चात ये मानसिंह द्वितीय हुए थे, जो भारत की आज़ादी के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर के शासक हुआ करते थे। मानसिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर के आधुनिक निर्माता के रूप में मिर्जा इस्माइल का नाम आता है, जो मानसिंह के प्रधानमंत्री थे। आज जिसे हम सवाई मानसिंह अस्पताल कहते हैं, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहते हैं, वो इन्हीं मानसिंह के नाम पर है। याद रखिएगा, जो मानसिंह प्रथम थे उनके पास सवाई की उपाधि नहीं थी, इसलिए उनको कभी सवाई मानसिंह नहीं कहा गया। जब सबसे पहले जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय, जयसिंह प्रथम थे, उनको मिर्जा जयसिंह कहा जाता था। मिर्जा की उपाधि औरंगजेब ने उनको प्रदान की थी। और उसके पश्चात जो जयसिंह द्वितीय हुए उनको सवाई जयसिंह कहा जाता था। और अभी अपन ने चर्चा की थी सवाई जयसिंह तृतीय की। तो जयसिंह
द्वितीय से सवाई की उपाधि प्रदान होने के कारण से उनके पश्चात जितने भी शासक हुए जयपुर के, उन्होंने अपने नाम के आगे सवाई शब्द लगाना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए ये जो है वो मान सिंह जो थे वो सवाई मान सिंह थे, यानी कि मान सिंह द्वितीय की हम बात कर रहे हैं। तो सवाई मान सिंह द्वितीय जो भारत की आज़ादी के समय जयपुर के शासक हुआ करते थे, उनके एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल, जिनको जयपुर का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। और आप जानेंगे जयपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है जिसको MI रोड कहा जाता है। जयपुर की हृदय स्थली है वो रोड। उस रोड का नाम मान सिंह के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के नाम पर पड़ा, MI यानी कि मिर्जा इस्माइल रोड। तो मिर्जा इस्माइल को जयपुर का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है, जो मान सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो यह है जयपुर का इतिहास, ढूंढाड़ का इतिहास, आमेर का इतिहास। आज आमेर या ढूंढाड़ का इतिहास समाप्त होता है। आशा है आपको सारे वीडियो पसंद आए होंगे। आमेर के इतिहास के बारे में ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं है जो हमने वंचित किया हो या हमने छोड़ा हो। सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इसमें समावेश किया, उन तथ्यों को भी जो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलते हैं। आशा आपको ये सारे वीडियो पसंद आए होंगे। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।